Now we are continue with the pulse. It is a second part of pulse vital sign. Now we see the characters of pulse. So assessment of a radial pulse include rate, rhythm, strength and equality. Okay, जब हम रेडियल पल्स को काउंट करते हैं तो हमें ध्यान में क्या क्या रखना है, क्या क्या हम उसमें असिस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट उसका रेट, उसकी रिथम, उसकी स्ट्रेंथ एंड इक्वालिटी. ओके, तो जो जो भी है ये आगे मैंने अपनी स्लाइड में इनके बारे में डिटेल्स समझाया है, तो हम आगे पढ़ेंगे. और जब हम क्या कर रहे हैं, एपिकल पल्स असेसमेंट कर रहे हैं, उसको ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, तो हम ओनली क्या असेस कर पाएंगे उसमें, ओनली रेट एंड रिथम. बस ये दो ही चीजें हम उसमें असेस कर पाएंगे. ओके, और स्ट्रेंथ एंड इक्वालिटी का हमें नहीं पता चलेगा. स्ट्रेंथ जो है वो जब हम फील करते हैं तभी पता चलेगा, और इक्वालिटी जब हम दो चीज़ों को मेजर करेंगे एक साथ. नेक्स्ट चलते हैं, पल्स रेट. सो नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का, एक एडल्ट हेल्दी पर्सन का होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट. तो एक मिनट में इतनी पल्स, इतनी वेव्स प्रोड्यूस कर देता है. And these are the abnormal pulse rate, tachycardia and bradycardia. Tachycardia when the heart rate increase from 100 beats per minute, and bradycardia when the heart rate decrease from the 16 beats per minute. These are the abnormal pulse rate. Now we see acceptable range in heart rate, range of the heart rate. Like these heart rates are divided in according to the age limit. So in infants have a high heart rate अप टू 120 to 160 उसका हार्ट रेट होता है. टोडरर जो होते हैं 2 साल के बच्चों को कहा जाता है. तो ये बार बार टर्म आएगी जब हम एज के हिसाब से किसी को, किसी की रेंज, किसी का कोई नंबर काउंट करेंगे तो ये ज़रूर आएगा. तो याद रखना है टोडर क्या आता है. 2 ईयर चाइल्ड को हम टोडर कहते हैं. एंड उसका भी पल्स रेट 90 to 140 होता है. प्री स्कूलर जो अभी स्कूल नहीं गया है, 5 साल से छोटा है, उसका 80 to 110. School going babies have a 75 to 100. Adolescence when the uh, person is about 18 year old, up to 18 year old, उसका पल्स रेट होता है 60 to 90. एंड एक अडल्ट ह्यूमन बींग का 60 to 90 होता है. तो ये हमेशा चीज़ें याद रखनी है कि पल्स रेट एज के अकॉर्डिंग घटता जाता है. जितना ज़्यादा छोटा बेबी होगा उसका हार्ट रेट उतना ही ज़्यादा होगा. तो ये हो गया रेट. अब हम बात करेंगे रिथम. तो रिथम है क्या चीज़. इट इज़ ए नॉर्मली रेगुलर इंटरवल बिटवीन ईच पल्स एंड हार्ट रेट. एक पल्स के बाद का जो इंटरवल है, जैसे ये फर्स्ट वेव थी और ये सेकंड, उसके बीच के जो इंटरवल है वो अगली बार भी उतना ही होना चाहिए थर्ड वेव के और सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच. ओके, सो थर्ड वेव, सॉरी ये बहुत ही आगे चला गया तो ये कंफ्यूजन कर सकता है. तो थर्ड वेव का इंटरवल भी इतना ही होना चाहिए. अगर ये मान लीजिए कि 0.1 0.1 सेकंड के लिए का इंटरवल है, तो नेक्स्ट भी इंटरवल उतना ही आए तो वो एक रेगुलर रिदम शो करता है. सो होप यू अंडरस्टैंड. व्हेन दे when the regular interval between the two pulse and between the heart rate is a regular rhythm. एंड इरेगुलर रिदम जो होती है उसे हम कहते हैं डिसरिथमिया. इंटरवल इंटरप्टेड बाय अर्ली, लेट बीट और अ मिस्ड बीट. मान लीजिए कि ये एक बीट आई और उसके साथ ही एक आ गई और ये एक डिसरिथमिया हो गया.
दूसरा क्या हुआ, ये एक बीट हुई और उसके काफी देर के बाद, लाइक 0.1 सेकंड का इंटरवल था, अब उसका इंटरवल इंक्रीज हो गया, 0.5 हो गया है। तो वो एक एक अलग डिसरिथमिया हो गया। और मिस्ड रिथमिया वो है कि अब मान लीजिए कि 0.1 का एक की यह है, 0.1 के बाद फिर से कुछ सेकंड के बाद आनी है, मान लीजिए कि 1 2 और ये 3 है, तो सेकंड वाली पल्स फील ही नहीं हुई, वो सीधा थर्ड आई, एक मिस हो गया है बीच में, तो उसे कहेंगे वो भी एक डिसरिथमिया कंडीशन है। ओके। अब एक नया यहाँ पे टर्म है, साइनस डिसरिथमिया। व्हाट इज साइनस डिसरिथमिया? इट इज shown in the children's. Okay. And when the heart rate is increased, जब जब कोई बेबी इंस्पायर करता है तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, एंड जब वो एक्सहेल कर रहा है तो उसका हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशनें क्या प्रोड्यूस करती हैं? डिसरिथमिया। ओके। वो प्रोड्यूस करेंगी साइनस डिसरिथमिया। तो याद रखना है, इन चाइल्ड्स व्हेन द बेबी इनहेल द एयर द हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड। ये नॉर्मल है बेबी के लिए, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। चाइल्ड्स में होता है ऐसा कि जब इंस्पायर करेंगे उनका हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, और जब वो एक्सहेल करेंगे तो उनका हार्ट रेट डिक्रीज होगा। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे द फैक्टर दैट अफेक्ट द पल्स रेट। सो हियर सम फैक्टर्स, वन बाय वन वी आर डिस्कस। Like first is the exercise. As you know, when we are performing any type of exercise, and it that going to increase our heart rate, pulse rate, and short term exercise, like कोई भी exercise short term or long term, both are going to lead to increase the heart rate, and decrease in the heart rate बाय एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कैसे डिक्रीज कर सकती है? हार्ट रेट कंडीशनली कंडीशनड बाय लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, and resulting in the lower resting pulse and quick return to the resting level after exercise. ओके। तो यहाँ पे दोनों अलग है कि जब पेशेंट, जो पेशेंट तो नहीं बोल सकते, जब when any person are performing a short term exercise that lead to increase their pulse, and when a person are performing long term exercise, means the person are going to perform for exercise for 45 minutes, and he didn't take any rest in between the exercise. That type of exercise going to lead decrease their going to decrease their pulse rate. Okay. And if a patient who have performing for only short period time of exercise, like 15 minutes, and he this type of exercise going to increase their pulse. Next is the temperature. Temperature can be changed the pulse rate, like in fever and heat increase inside the body, they lead to increase the blood, increase the pulse rate. And hypothermia, when uh, when the level of heat inside the body is low, so at that condition, hypothermia, the pulse rate is increased. In emotions, yes, like sympathetic stimulation increased by any acute pain, anxiety, affecting heart rate, effect of chronic pain और heart rate variation. So क्या हुआ कि इमोशन, जैसे कोई भी इमोशन है, जैसे उसको डर लग रहा है, उसको एंजाइटी है, तो उन चीज़ों में हार्ट रेट एंड पल्स रेट बढ़ जाएगा। एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है जो उसको एक्साइट कर रहा है किसी चीज़ को, उसका उस वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और पैरासिम्पेथेटिक जितनी भी कंडीशन होती हैं, स्ट्रेस कंडीशन, उसको रिलैक्स करता है, नॉर्मल से भी नीचे ले आता है कभी। तो ये क्या करेगा? पल्स रेट को डिक्रीज करेगा। सिंपैथेटिक क्या करेगा? पल्स रेट को इंक्रीज करेगा। या आपको फिजियोलॉजी में और भी अच्छी तरह से समझ आएगा, और मैंने इसके ऊपर है लेक्चर बनाया हुआ, तो वो भी देख सकते हैं।
Parasympathetic stimulation increased by the unrelieved severe pain affecting heart and relaxation. So these are the conditions that leads to decrease the pulse rate. Medication, obvious, these some kind of medication are present that increase the pulse rate, and that medicine contain epinephrine type of hormones. So these trigger the pulse rate, and some are the negative chronotropic drugs, okay, and such as digitalized beta adrenergic and calcium channels blocker. So if the calcium channel are blocked, so the transmission of signal is not be there. So as you know, the neuron need calcium to transport their signal from one to another. So these are blocked, and that condition the pulse rate will be decreased. Hemorrhage, hemorrhage is a condition, it may be blood loss. A huge amount of blood is lost due to the trauma, any accident, any surgical condition after a surgery, that leads to hemorrhage. And in this condition the sympathetic stimulation increase the loss of heat. ये क्योंकि इसमें क्या हुआ होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, तो उसके वजह से हीट भी लॉस हो चुकी होती है। तो सब चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ट रेट, पल्स रेट बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें डिक्रीज होने का, हेमोरेज से डिक्रीज नहीं होगा, इसमें सिर्फ हार्ट रेट बढ़ेगा ही। तो याद रखना है, हेमोरेज क्या करता है, पल्स रेट को बढ़ाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ ये याद रखना कि ये सिर्फ बढ़ाता है। और पोस्टरल ड्रेनेज, जैसे कि चेस्ट से कोई ट्यूब लगा के हम ड्रेनेज निकाल रहे हैं, पोस्टरल ड्रेनेज है उसमें, तो उसमें जब स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन जब आएगी तो उसमें भी पल्स रेट चेंज होगा। जैसे कि पेशेंट लाई डाउन है और एकदम से उसको खड़ा करते हैं तो उसका पल्स रेट डिक्रीज करेगा। और वैसे ही सिटिंग पोजीशन है कि पेशेंट लेइंग डाउन है और उसको हम बिठा देते हैं तो उसका पल्स रेट इंक्रीज करेगा। ये दोनों है, अपने अपने इस पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। लेइंग डाउन डिक्रीज द पल्स रेट, जब पेशेंट नीचे उसको बेड पे अच्छे से लेटा दिया है तो उसका पल्स रेट डिक्रीज करेगा, और जब उसको हम खड़ा कर रहे हैं तो उसका pulse rate increase करेगा। Pulmonary conditions like disease such have a poor oxygen in asthma and bronchio chronic obstructive pulmonary disease COPD। अस्थमा और COPD में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई होती है। So in this condition the pulse rate will be also increased। Strength, अगला हमारी आगे स्ट्रेंथ एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स रिफ्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट अगेंस्ट द आर्टेरियल वॉल विद ईच हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सो ये स्ट्रेंथ क्या है कि जो पल्स रिफ्लेक्ट कर रही है वॉल्यूम, ओके, अगेंस्ट द वॉल, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी फोर्स से वो ब्लड को इजैकुलेट कर रही है ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन। तो स्ट्रेंथ, वैसे स्ट्रेंथ का मीनिंग ऐसा ही है कि फोर्स, कितना उसमें फोर्स है, एंड एम्पलीट्यूड उसका, जैसे ग्राफ का एम्पलीट्यूड होता है तो वो कितना एम्पलीट्यूड कर रही है पल्स, उसकी वेव कितनी एम्पलीट्यूड कर रही है। So definition is of strength is strength or amplitude of pulse reflect the volume of blood ejaculate against the arterial wall with each heart contraction। Okay, so जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे फाइल्स में, पेशेंट की फाइल्स में पल्स स्ट्रेंथ को, तो कैसे करेंगे, तो ये कुछ ये रीडिंग है, ओके, नंबर्स हैं ऐसे आपको मिलेंगे वहाँ वहाँ पे आपको बस फिल करना है कि हाँ मैंने जब स्ट्रेंथ उसकी पल्स पाल्पेट करी तो मैंने उसकी स्ट्रेंथ कैसी देखी। लाइक जब स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग, मतलब जो बहुत जोर से वो ब्लड बाउंड कर रहा था वेन्स में, तो उस पल्स स्ट्रेंथ का नंबर होगा 4। और जब पल्स जो है फुल एंड स्ट्रांगली स्ट्रांग होगी फील करने पे, यहाँ पे बाउंडिंग जैसा आएगा, जैसे बाउंडिंग
जैसे हम फुटबॉल क्रिकेट की बॉल को नीचे ग्राउंड पे मारते हैं और बाउंडिंग साउंड आता है, वैसा फील आएगा, बाउंडिंग सी होगी वैसे आएगा, उसको हम 4 नंबर देंगे। फुल स्ट्रेंथ, एक पूरी जोर से जो जोर फील होगा उस पे, पल्स पे, तो पल्स कैसी होगी, फुल एंड स्ट्रांग होगी, उसको उस पल्स स्ट्रेंथ का नंबर देंगे 3rd। एंड जब जैसे एक नॉर्मल पर्सन की पल्स फील करते, हम सेंस करते हैं, पल्स को सेंस करते हैं, उसको हम नंबर देंगे 2। नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड, हाँ यही यही नॉर्मल चीज है, यही होती है पल्स, तो उसको हम नंबर 2 सेकंड देंगे, नॉर्मल एक्सपेक्टेड। एंड अगर इससे भी नीचे पल्स फील नहीं हो रही है, मतलब कि डिमिनिश है, खत्म सी हो गई है, बारली पाल्पेबल है, थोड़ा दबाने पे पता चल रहा है, तो उस पल्स को हम नंबर देंगे 1। एंड जब पल्स अब्सेंट हो चुकी है, कि फील ही नहीं हो रही है, काफी देर तक पल्स आई ही नहीं इन इमरजेंसी कंडीशन, तो उस टाइम हम पल्स की रीडिंग देंगे, पल्स स्ट्रेंथ का नंबर देंगे 0। ओके, तो डॉक्यूमेंट करने के टाइम पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि बाउंडिंग, तो हमें बाउंडिंग में वहाँ पे एक लिख भी सकते हैं, अपने अपने हॉस्पिटल का सिनेरियो है, बट बेसिकली क्या होता है वहाँ पे नंबरिंग, कि आपकी पेशेंट जो आपने असिस्ट किया उसकी स्ट्रेंथ, पल्स पल्स की क्या स्ट्रेंथ थी, तो 4 थी, 3 थी, 2 थी या 1 थी, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि 4 हम कब देते हैं, जब बाउंडिंग हो, लाइक क्रिकेट बॉल बाउंड करती ग्राउंड पे, लाइक उसकी तरह आपको पल्स सेंस हो रही है तो 4 देंगे। एक स्ट्रॉन्ग एंड फुल, जैसे कि एक पाइप होती है प्लास्टिक वाली, जो पानी घर में पानी हम अपनी टंकियों में लगाते हैं, तो जब प्रेशर उसमें ज्यादा होता है तो उसको पकड़ के देखना, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सा फील आएगा, फील, तो वहां से आप देख सकते हैं, ओके, तो अच्छा इसे हम स्ट्रॉन्ग फील कहेंगे, इसे हम बाउंडिंग कहेंगे, और नॉर्मल तो आपको पता ही है, अपने हैंड पे देख लें, आप तो नॉर्मल पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एक नॉर्मल इंस्पेक्टेड पल्स स्ट्रेंथ आएगी, तो इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं। और बार्ली और डिसमिस डिमिनिश पल्स जब आप चेक करनी हो, तो इन कंडीशन फास्टिंग, फास्टिंग में अपने आप को असिस्ट करना कि हम हमारी पल्स रेट कैसी है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अपने स्किल में ला सकते हैं। और ये चीज़ें जो जितना भी असेसमेंट करते हैं, ये हम तभी अच्छे से सीख पाते हैं जब हम बार बार किसी पे प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस से ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो प्रैक्टिस करें जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखें, कि क्रिटिकल में हम देखेंगे कि अच्छा ओके कार्डिक पेशेंट आया है वार्ड में, ओके तो देखते हैं कि इसकी पल्स कैसी होती है, तो इस तरह से हम अपना स्किल इम्प्रूव कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इक्वालिटी ऑफ द पल्स। तो जब किसी की इक्वालिटी चेक करनी हो, तो दो हमारे पास होनी चाहिए किसी चीज़ को इक्वालिटी चेक करने के लिए, लाइक अगर मुझे इक्वालिटी ही चेक करनी है, जैसे मुझे लैपटॉप लेना है किसी वेबसाइट से, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो मैं मेरे पास दो ऐप्स हैं, ओके, शॉपिंग ऐप्स हैं, तो मैं दोनों पे चेक करूंगी, तो वो है प्रोडक्ट एक ही मेरे पास, मैं ले रही हूँ लैपटॉप ही, बट मैं दो जाके चीज़ों पे उसकी क्वालिटी चेक करी। वैसे यहाँ पे सेम होता है कि जब हम रेडियल, मान लो कि रेडियल पल्स चेक करना है, तो हम दोनों पे जाके असिस्ट करेंगे और देखेंगे कि हाँ पल्स रेट है सेम सा या अलग सा। अगर एनी इन कंडीशन, तब पल्स रेट इज द चेंज, like in this, the pulse on one extremity can be absent or maybe unequal to the other. So this condition, in this the condition of that extremity have like disease, thrombosis formation of clot, वहाँ पे clot बन जाएगा, aberrant blood and blood vessels, and aortic distension। ओके, तो वहाँ पे ये डिसीज कंडीशन होगी, तो वहाँ पे अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 थिंग्स होनी चाहिए, टू टू हमारे पास ऑब्जेक्ट होने चाहिए जहाँ से हम अपना मेजर कर सकते हैं। तो एक तो हम रेडियल आर्टरी को भी चेक कर सकते हैं, तो
सबके पास है, बस एक एपिकल ही है वहाँ पे हम इक्वालिटी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही साइड में होता है, हट के लेफ्ट साइड में होता है, बाकी हर जगह हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, बट नेवर असिस्ट दी कॉर्टिक पल्स साइमल्टेनियसली। ओके, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कॉर्टिक पल्स चेक कर रहे हैं तो हम दोनों तरफ हाथ रख देंगे, तो वहां पे प्रेशर एक तरफ भी है, दूसरी तरफ भी अप्लाई हो जाएगा, तो प्रेशर अप्लाई होने से पल्स जो है जो पल्स है कोरेटेड पल्स, वो ओक्यूलेट हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। उसके बंद होने से ब्लड सप्लाई नहीं होगा ब्रेन में, एंड patient can go any critical condition. So never use carotid pulse simultaneously to assess the carotid arteries simultaneously. तो इसको एक साथ असेस नहीं करेंगे, बाकी हम सब कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे आती है क्वालिटी के साथ साथ एक और चीज है, पल्स डेफिशिट। ओके, पल्स डेफिशिट, डेफिसिट में क्या आएगा कि जब आप वार्ड में पोस्टेड हो तो इसको ज़रूर करें कि अपने अपने कॉलीग या अपने फ्रेंड्स के साथ एक पेशेंट का रेडियल आर्टरी चेक करें और दूसरा पर्सन उसका एपिकल पल्स चेक करे। सो आप दोनों में एक डिफरेंस पाएंगे कि हाँ, पल्स रेट जो है एपिकल का वो ज़्यादा है, एंड उसका रेडियल का कम है, और उनका डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए कि जो पल्स आप रेडियल में फाइंड कर रहे हैं उस पर्सन का 70 है, एंड पल्स जो आप एपिकल में उसी पर्सन का चेक कर रहे हैं वो मान लीजिए 75 है। तो एक डिफरेंस आ गया। सो ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 5। तो 5 जो है वो क्या है, पल्स डेफिशिट। तो याद रखना है द डिफरेंस बिटवीन द pulse rate in the periphery artery and the apical artery. This difference is known as pulse deficit. I hope you understand this vital sign topic on pulse. So if you have any doubt, please comment in the comment section. I definitely give you answer of that your doubts. And keep watching my video. And thank you.